जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है समर्पण संस्थान नोहर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम मैथ की क्लास में पढ़ते हैं वास्तविक संख्याओं के घातांक नियम और इन पर कुछ एमसीक्यू करते हैं और एक और टॉपिक साथ के साथ तैयार करते हैं। जीरो से स्टार्ट करेंगे, अच्छे लेवल तक सवाल लेकर चलते हैं। ये मैथ के वो टॉपिक है जिनसे मैथ का आधार बनता है, बोल सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं जो आगे कैलकुलेशन में भी आपके हेल्प करेंगे। तो अब आज हम घातांक नियम की बात करते हैं, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि किस चीज़ पर हम काम करेंगे। तो देखिए, ए की पावर अगर m लिखता हूँ तो इसका मतलब है कि a को गुणा किया गया है। कितनी बार गुणा किया गया है? m बार गुणा किया गया है, m बार गुणा। यहां पर a क्या है? बेस है, आधार है, और m है वो पावर है, घात है। दो बातें अच्छे से तैयार करनी है अपने को, याद रखना सदैव ही। घातांक के नियम मल्टीप्लाई और डिवाइड दो में लगते हैं, गुणा और भाग में लगते हैं, ध्यान रखिए। और जब भी घातांक के नियम आएंगे 99% आपको आधार पर ध्यान देना है। आधार एक जैसा होना चाहिए ताकि आपके नियम लग सके। अब हम पहले इसका नियम पढ़ते हैं। इन्हीं दो बातों को मैं बार बार रिपीट करूंगा, इसी से सवाल तैयार होंगे, बेस तैयार हो जाएगा। अच्छे से एमसीक्यू करेंगे, इस टॉपिक को बेहतरीन तरीके से कर लेंगे, आपके पेपर में इससे सवाल जरूर देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ए की पावर m और गुणा में n। हमने क्या पढ़ा है? घातांक के नियम किस में लगेंगे? गुणा और भाग में। अगर आधार एक जैसा है तो क्या हो जाता है? बीच में गुणा का निशान है तो घाते जुड़ जाती है, ध्यान रखना, घाते जुड़ जाएंगी। ये चाहे आगे मल्टीप्लाई में चलती रहे ऐसे ही, मैं यहाँ लिख देता हूँ a की पावर m गुणा में a की पावर n। ऐसे ही a की पावर अगर r हो, ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहे तो सभी घातें क्या होती है भाई? जुड़ती है। तो हमारा पहला नियम क्या हो गया? a की पावर m गुणा में a की पावर n हो तो घातें क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी, m प्लस n हो जाएगी। दूसरा नियम रहता है कि a की पावर m और उसमें भाग दिया जाए a की पावर n का, तो हमेशा क्या रिजल्ट निकलेगा? इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n लिखा जा सकता है। कहाँ अप्लाई होगा हम वहाँ करते चलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखना चाहो तो आप यूँ लिख सकते हो, जैसे मैं 2 की पावर 5 बट्टे में अगर हम 2 की पावर 3 लिखते हैं तो हमारा सॉल्यूशन हमने पढ़ रखा है, क्या होता है? 5 माइनस के 3, इसका मतलब 2 होता है। अब ये प्रूफ कर देते हैं होता है कि नहीं होता है। तो हम 2 को 5 बार लिखा है तो आप 5 बार गुणा कर सकते हो। बट्टे में क्या है? 3, 2 की पावर 3 है, इसका मतलब 3 बार गुणा करना है। तो आप खुद देखो क्या आता है हमारे पास में, 2 की पावर 2 का मान 4 होता है और यहाँ भी 4 आ रहा है। इसका मतलब ये नियम क्या कहता है कि a की पावर m और बट्टे में हो, भाग में हो a की पावर n, तो हमेशा घातों का अंतर लिखा जा सकता है। तो a की पावर m माइनस n हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं तीसरे नियम की तरफ। इंपॉर्टेंट लगा लेना, तीसरा नियम मैक्सिमम यूज में रहेगा। a की पावर m और बाहर n हो तो घातों का गुणा हो जाता है। क्या हो जाएगा? पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई। कैसे? थोड़ा देख लेते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ 3 की पावर 2 और बाहर लिखूँ 3, तो हमारा सॉल्यूशन क्या रहेगा इसके अकॉर्डिंग? 3 की पावर 2 गुणा में 3 6 हो जाएगा, 2 गुणा में 3 6 हो जाएगा। हम जानते हैं 3 की पावर अगर 6 करनी हो तो इसको क्या करना है? हमें 6 बार गुणा करना है। 6 बार क्या करना है? गुणा करना है बस। तो 3 की पावर 6 का मान होगा आपके पास में 729। कैसे? 9 गुणा 9 गुणा में 9, 81 81 निमा 729। तो ऐसे ही अगर इसको पढ़ते तो क्या होता? 3 की स्क्वायर होती है 9 और उसकी पावर 3 करें तो देखो ये भी 9 की पावर 3 ही बनती है 729। तो ये लिखा जा सकता है, क्या रहेगा? a की पावर m और बाहर n हो तो a की पावर m गुणा n पढ़ा जा सकता है। चौथा नियम रहेगा कि a की पावर माइनस n हो तो ध्यान रखना क्या लिखा जा सकता है? इसको a की पावर n लिखा जाएगा। कैसे? पेपर में कई बार ये भी पूछ लिया जाए तो आम स्टूडेंट ये गलत कर देता है। जैसे 5 की पावर माइनस 2 का सरल मान बताइए, सरल मान ऑप्शन में दे दिया जाए, जैसे में एक है 25
एक रहेगा आपके पास -के25 और एक दे देगा 1/25 और एक दे देगा -1/25। मैक्सिमम स्टूडेंट ध्यान रखना 5 की पावर -2 को -25 करने की गलती कर देंगे। हमें ध्यान रखना है ये नियम की a की पावर -n है, तो ध्यान रखो 1 लिखते ही ये घात माइनस की प्लस हो जाती है। इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा हमारे पास 1/5 की स्क्वायर, और 5 की स्क्वायर हम जानते हैं 25, तो 1/25 आपका सही आंसर हो जाएगा इसके लिए। अच्छा सवाल है, थोड़ा देख लेना भाई। 4 नियम पहला हमने पढ़ा है, अगर बीच में गुणा का निशान है, आधार एक जैसे है, ध्यान रखना आधार एक जैसे होने जरूरी है, तो घातें जुड़ जाती है। ऐसे ही आधार देखो एक जैसे हैं और भाग में है तो घातों का अंतर लिया जाएगा, m-n लिखा जाएगा। अगर a की पावर m और बाहर n हो तो घातों का गुणा हो जाता है। a की पावर -n को लिखा जा सकता है 1/a की पावर n। अब पढ़ते हैं 5 नंबर, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा पेपर में, जहां तक है L1 वालों के लिए यहां से सवाल बनेगा। a की पावर 0 का मान सदैव 1 होता है, कंडीशन ये याद रखना कि a कभी 0 के बराबर ना हो, और मिलेगा ही नहीं, बेफिक्र हो। जैसे में लिख देते हैं 2 की पावर 5 और बट्टे में हम लिखें 2 की पावर 5, नियम लगा देंगे जैसे में 1 की पावर m और बट्टे में 1 की पावर n, तो ये 1 की पावर m-n होता है, तो जिससे हमारा मान क्या हो जाता है 2 की पावर 0 हो जाता है। और कई लोग सोचते हैं कि ये तो शून्य हो गया, ध्यान रखना शून्य नहीं हुआ, किसी की भी पावर शून्य हो तो उसका मान सदैव 1 होता है। पढ़ने का तरीका ये पढ़ लो, देखो 2/5 और बट्टे में 2/5 एक जैसा था, कट गया, काटने पर भाग देने पर कभी भी शून्य नहीं आता है जब तक ऊपर संख्या शून्य ना हो, तो हमेशा क्या आएगा उत्तर मिनिमम आपके पास। अभी इसका आंसर क्या आ गया 1 आ गया है, ध्यान रखना। तो हमारे पास a की पावर 0 या किसी की भी घात 0 हो तो उसका मान सदैव क्या होता है 1 होता है। भी 6ठे नियम की तरफ चलते हैं आज। a की पावर a गुणा में है b और अगर है m, ध्यान रखना ये नियम घात के गुणा और भाग में लगते हैं, प्लस माइनस में नहीं लगेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नहीं लगेंगे। तो इसको लिखा जा सकता है, घातों को अलग अलग किया जा सकता है, प्रत्येक के ऊपर घात दी जा सकती है। इसका वाइस वर्सा उल्टा भी पढ़ा जा सकता है, अगर एग्जाम में ये आ जाए तो इसको यूं लिखा जा सकता है। सभी के लिए ये चीज़ें रहती है। a गुणा में b और उसकी होल पावर m है तो उसको हम लिख सकते हैं a की m गुणा में b की m, दोनों के ऊपर घात आ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप सीखना भी चाहो तो 2 गुणा में 3 और आप घात 2 ही कर दीजिए। हम जानते हैं 6 और 6 की स्क्वायर क्या होती है हमारे पास 36 होती है। उधर देखो प्रूफ करके देखते हैं है कि नहीं है। 2 की पावर अलग अलग घातें दे दो 2 और 3 के भी या क्या आ गया 2। इस नियम के अकॉर्डिंग देखो दोनों को घातें सेम मिल गई। 2 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 4 होती है, 3 की पावर 2 9 होती है, देखो 36। इसका मतलब ये नियम सही है। तो हमें पढ़ना है a गुणा में b की पावर m है तो घातें अलग अलग लग जाएगी दोनों के ऊपर और बीच में मल्टीप्लाई का निशान आएगा। 7 नंबर नियम है, अगर आ जाए a और बट्टा में b, देखो गुणा और भाग में ही है नियम, है कि नहीं है। देखो तो इस केस में भी क्या हो सकता है कि घातें अलग अलग दी जा सकती है, तो a के ऊपर भी m लग जाएगी और b के ऊपर भी m लग जाएगी। ठीक है। सो 8 नंबर हम पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट लगा लेना 8 नंबर और 9 नंबर तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, महत्वपूर्ण नियम रहेंगे। a की पावर m और बराबर में दे रखा है a की पावर n। केस क्या है, देखो बीच में बराबर का निशान होना चाहिए। अगर आधार एक जैसे हैं ये तभी पॉसिबल है कंडीशन जब घाते भी क्या हो बराबर हो। ध्यान रखना घाते भी बराबर हो। 9 नंबर इसके जैसा ही दिखता है कि a की पावर m बराबर में हो b की पावर m। इस केस में देखो बीच में बराबर का निशान है और इस केस में घातें बराबर है। इसमें आधार एक जैसे हैं तो घातें एक जैसी होगी, इसमें देखो घातें एक जैसी है पावर एक जैसी है, तो अब आधार एक जैसे होंगे तभी ये पॉसिबल है। इसका मतलब ध्यान रखना है हमें कि जब बीच में बराबर का निशान है आधार एक जैसे हैं तो ये कब बराबर होंगे, तभी जब उनकी घातें भी क्या हो बराबर हो। और 9 नंबर क्या कहता है कि a बराबर में b दे रखा है और दोनों की घातें अगर एक जैसी है, a की भी m है और b की भी m है, तो ये तभी पॉसिबल है कंडीशन जब आपके पास क्या हो
ए बराबर हो बी के। ये इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। 11 9 नियम हो गए। इन 9 नियम के अलावा जो नियम लगेंगे हम वहाँ पर देख लेंगे। मैक्सिमम ये 9 नियम ही है जिससे आपके घातांक के सवाल कर लिए जाएंगे। अब इनको थोड़ा प्रैक्टिस में लेके आते हैं। जैसे में पहला सवाल करते हैं एमसीक्यू के तौर पर, बाद में इसके सॉल्यूशन कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। अभी हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, ये नियम है, चलो एक बार देख लेना, नोट कर लेना। अब ये कहाँ अप्लाई होंगे, कैसे होंगे, वो वीडियो में देखते चलिए और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेंगे। जैसे में सवाल दे देते हैं कि 5 की पावर 12 और गुणा में दे दे 25 की पावर 4 और बट्टे में दे दिया जाए कि 125 की पावर 2। तो हमेशा ध्यान रखना, जिस भी सवाल में आपको घात मिल जाए, पावर मिल जाए, तो वो घातांक करने का सवाल होगा। उसके लिए 2 कंडीशन याद रखना, एक तो गुणा और भाग पर लगेगा, एक आधार एक जैसा होना चाहिए। अगर आधार एक जैसा नहीं है तो हम आधार को एक जैसा बनाएंगे। तो इस सवाल में देखो सबके आधार अलग अलग है। इसका आधार 5 है, इसमें आधार 25 है और इसमें 125 है। तो आधार एक जैसा बनाना है तो मिनिमम देखो 5 है, तो 5 ही आधार बनाने की कोशिश करते हैं हम। अगर 25 को क्या लिखा जा सकता है, 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 लिखा जा सकता है। तो देखो 25 आधार एक जैसे हो रहे हैं ना, और बाहर क्या है 4 लगा दिया है। ऐसे ही 125 को क्या लिखा जा सकता है, 5 की पावर 3 लिखा जा सकता है। सभी के देखो आधार एक जैसे हो गए। अब इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। अब देखो हमारे पास 5 की पावर 12 है ही, और यहाँ पर जो नियम लगा है इसमें वो लग गया है a की पावर m और बाहर n। मैंने ये कहा था, ये महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। इसको क्या लिखा जा सकता है, a की पावर m गुणा n लिखा जा सकता है। तो ऐसे ही हम पढ़ें तो क्या हो गया, 2 गुणा में 4 5 की पावर 8 हो गई, और नीचे क्या आ गया 3 गुणा में 2 6 हो गया। अब जानते हैं नियम लग जाएगा आपके पास, a की पावर m और गुणा में हो a की पावर n, आधार एक जैसे बीच में गुणा का निशान हो तो घाते क्या होगी, जुड़ जाएंगी। इस हिसाब से देखो 12 और 8 जुड़ करके कितने हो गए, 5 की पावर 20 होगी, और बट्टे में है 5 की पावर 6, जिसको क्या लिखा जा सकता है 5 की पावर 20 और माइनस के 6, 5 की पावर 14 आपका आंसर आ जाता है। कैसे, a की पावर m और बट्टे में हो a की पावर n, आधार एक जैसे हो और ऊपर नीचे घाते हो तो उनका क्या लिया जाता है, सदैव अंतर लिया जाता है। तो आपका 5 की पावर 14 आपका आंसर हो जाएगा। एक बार रिपीट कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखो क्या किया है कि हमें सवाल दिया गया है 5 की पावर 12 गुणा में 25 की पावर 4 और 125 की पावर 2 दी हुई है। तो आधार एक जैसा करने की कोशिश करेंगे। आधार में हमें पता चला कि 25 को क्या लिखा जा सकता है, 25 को हम लिख सकते हैं 5 की स्क्वायर। तो 5 की स्क्वायर लिखा गया है, देखिए यहाँ पर 5 की स्क्वायर कर दिया है। ऐसे ही 125 को क्या लिखा जा सकता है, 5 गुणा 5 गुणा 5, तो ये 5 की पावर 3 होगी। 3 बार 5 का गुणा करेंगे तो 125 आता है। ठीक है, तो आपके पास 5 की पावर 3 होगी। अब नियम लगा देखो, इसमें a की पावर m और बाहर n तो घातों का गुणा हो जाता है। तो यहाँ से 4 और 2 का गुणा होकर के क्या बन गया 5 की पावर 8, और नीचे ऐसे ही 3 और 2 का मल्टीप्लाई होकर के क्या बन गया 6 बन गया। अब हम जानते हैं आधार एक जैसे और बीच में गुणा का निशान हो तो घातें जुड़ जाती है। तो 12 और 8 20 हो गए हैं आपके, और नीचे है 5 की पावर 6। अभी नियम हमने यहाँ पर अंत में पढ़ा, a की पावर m बट्टे में a की पावर n हो तो m माइनस n लिखा जा सकता है। इसलिए 20 माइनस का 6 5 की पावर 14 लिख दिया है हमने। चलो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। पीछे की क्लास ज़रूर देखिएगा और अपने कमेंट जरूर कीजिए, और अच्छे लगे रहे हैं वीडियो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। अपने विचार जरूर दीजिए कि क्या हमें करना चाहिए जिससे और बेहतरीन क्लास हो जाए आपके लिए। ठीक है, एक सवाल और करके देखते हैं। देखो यहाँ पर हमको दे दिया जाए कि 5 की पावर 4 दे दे और मल्टीप्लाई में दे दे 25 की पावर 3 दे दे इस बार, और ओनली नीचे दे दे 125, तो क्या करेंगे हम। देखो अगर ऐसा होता है तो 5 की पावर 4 आधार छोटे से छोटा लेके चलते हैं। 25 को लिखा जा सकता है 5 की पावर 2 और बाहर 3, और नीचे 125 होता है 5 गुणा 5 गुणा 5, इसका मतलब 5 की पावर 3। ऊपर देखेंगे m गुणा में n का नियम लगा है, जिससे 5 की पावर 4 और यहाँ पर क्या हो गया जो दिख रहा है यहाँ पर m गुणा में n,
का नियम लगा है, जिससे क्या लिख सकते हैं, a की पावर m गुणा n। तो हमारे पास 5 की पावर 6 लिख दिया गया है और बट्टे में क्या आ गया, 5 की पावर 3। ऊपर घाते जुड़ जाएगी और नीचे 5 की पावर 3। आपका अंतिम आंसर क्या रहेगा इसका, 5 की पावर 7। याद आ गया होगा कि गुणा का निशान हो तो घातें जुड़ती है और भाग में हो तो घातों का अंतर लिया जाता है। इस वजह से 5 की पावर 10 हो गई और 10 में से 3 घटने के बाद में आपका फाइनल उत्तर है 5 की पावर 7। चलो और आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते चलेंगे, वैसे ही सुधार होता चलेगा। फिर भी कोई दिक्कत आए आप कमेंट जरूर कीजिए, मैं कोशिश पूरी रहेगी हम अच्छे से चैप्टर को करें। भाई एक सवाल और देख लेते हैं इसी में। जैसे में सवाल आ जाता है कि 32 और मल्टीप्लाई में है 16 और फिर मल्टीप्लाई में है 64 आपके पास में, और बट्टे में दे दिया गया है 2 की पावर 5 और पूछ लिया जाए कि 2 की पावर x है, तो x का मान बताएं, x का मान पूछ सकता है। इसका मतलब हमने एक ही बात पढ़ी है क्या, कि हमें आधार एक जैसे बनाने हैं। इसका मतलब 32 भी, जिसका देखो आधार क्या है 2 2, इसका मतलब 32 को भी 2 की पावर में लिखना है। 2 की पावर कितना 32 होता है, तो जिसको नहीं आता है वो आप भाग दे करके देख सकते हो। ऐसे 32 में 2 का भाग दिया 16, फिर 2 का दिया 8, फिर 2 का दिया 4, फिर 2 का 2 और फिर 2 का 1। तब तक भाग देना है जब तक यहाँ पर 1 ना आ जाए। अब देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार 2 आया है, 1 2 3 4 5। इसका मतलब 2 की पावर 5 लिखा जा सकता है। जिसको आता है उसके लिए इजी रहेगा। अब देखो 16 लिखना हो तो देखो 2 4 8 और 16, तो 2 की पावर 4 होता है। ऐसे ही 64 लिखा जाए तो ये 2 की पावर 6 होता है और बट्टे में कितना है, 2 की पावर 5 है और यहाँ पर 2 की पावर x चल रहा है। हमने पढ़ा है कि बीच में आधार एक जैसे और बीच में गुणा का निशान है तो घातें जुड़ जाती है, इसलिए 5 और 4 9 9 और 6 15 हो गए और बट्टे में क्या चल रहा है, 2 की पावर 5 चल रहा है और बराबर में है 2 की पावर x। अब देखो a की पावर m और बट्टे में a की पावर n हो, a की पावर m और बट्टे में a की पावर n हो, तो इसको लिखा जा सकता है m माइनस n। इसका मतलब हमारे पास 15 माइनस के 5 क्या हो गया, 2 की पावर 10 हो गया। ठीक है, क्या लिख दिया है, 15 माइनस के 5। इस वाली चीज़ से यहाँ पर हम आगे हैं, 15 माइनस के 5, इस वजह से 2 की पावर 10 लिखा है। और हमने एक नियम पढ़ा और मैंने लास्ट के 2 नियम 8 और 9 इंपॉर्टेंट बताए थे। मैंने कहा था कि अगर बीच में बराबर का निशान हो, देखो बीच में बराबर का निशान है और आधार एक जैसे हो, देखो आधार एक जैसे हैं कि नहीं है, तो घातें भी क्या होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। ये नियम में पढ़ा था, m बराबर में क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। इस वजह से x बराबर में किसके हो गया, 10 के हो गया और उसने x का ही मान पूछा, तो ये हमसे हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो एक बार जल्दी से बता देता हूँ सवाल पर हमने क्या किया है। हमने क्या, ये वाली चीज़ 2 थे, आधार में 2 2 थे, इसका मतलब सभी का आधार एक जैसा करने की कोशिश की। जिसको आधार नहीं बनाने आते उसके लिए हमने यहाँ पर 32 को कैसे लिखा जा सकता है वो बता दिया है। तो 2 की पावर 5 32 होती है, 2 की पावर 4 16 होती है, 2 की पावर 6 कितनी होती है, 64 होती है, जो कि हमने लिख दिया है यहाँ पर। फिर हम जानते हैं कि बीच में गुणा का निशान हो तो घातें जुड़ जाती है, तो जुड़ करके हमारी घातें 5 4 और 6 15 हो जाती है। नीचे 2 की पावर 5 चल रही है। फिर हमने लिखाया है a की पावर m और a की पावर n, तो m माइनस n हो जाता है, लिखा जा सकता है 2 की पावर 15 माइनस के 5, तो ये आ जाता है 2 की पावर 10 के बराबर। अब हम जानते हैं कि जब भी बीच में बराबर का निशान हो और आधार एक जैसे हो, आधार एक जैसे हो, ये तभी पॉसिबल है जब घातें भी क्या हो, एक जैसी। इसका मतलब x किसके बराबर हुआ, 10 के बराबर, और यही हमारा फाइनल आंसर था। चलो एक सवाल आगे और बढ़ते हैं। सवाल जैसे में पढ़ते हैं, 2 की पावर 3 और फिर बाहर दे दे आपको 2 और यहाँ पर दे दे 4 की पावर x और पूछ ले तो बताइए x की पावर या 3 की पावर x का मान बताओ। 3 की पावर
x का मान बताओ। इसका मतलब पहले हमें x निकालना है और फिर 3 के ऊपर उसकी वैल्यू रख करके अपने को आंसर लेना है। हम जानते हैं कि a की पावर m, मैं बार बार साथ में नियम लिखता चलूँगा, आप नोट कर लेना। अगर किसी को PDF चाहिए इसकी तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना भाई। तो a की पावर m और बाहर n है तो घातों का गुणा कर दिया जाता है। इससे हमें 3 गुणा में 2 क्या हो गया, 6 हो गया। अब 4 की पावर x है। मैंने जब भी लेक्चर इसी क्लास में स्टार्ट किया तो मैंने कहा था कि ये दो ही बातें हैं जो आपके चैप्टर को मजबूती देगी कि आधार एक जैसा होना चाहिए। नहीं है आधार एक जैसा तो एक जैसा बनाओ। और घात के नियम किस में लगते हैं, गुणा और भाग में लगते हैं, ध्यान रखना, जोड़ में नहीं लगेंगे, घटाव में नहीं लगेंगे। तो देखो आधार एक जैसे नहीं है तो आधार एक जैसे बनाऊंगा। सबसे छोटा आधार 2 ही है तो 2 की पावर 6 रहने दो। हम 4 को लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 2 4 ही होता है, 2 गुणा 2। अब हम जानते हैं यहाँ से हमारे पास आ गया है कि 2 की पावर 6 किसके बराबर हो गया, 2 की पावर 2x के बराबर हो गया कि नहीं हो गया। नियम m गुणा में n का यहाँ भी लग गया। अब देखो हमने पढ़ा है कि a की पावर m और बराबर में है a की पावर n, बराबर का निशान है, आधार एक जैसे, ये तभी पॉसिबल है जब घातें भी क्या हो, एक जैसी हो। इस वजह से 2 की पावर 6 बराबर में 2 की पावर 2x जो मान आया है, इसका मतलब हमारे 2x की वैल्यू घातें क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। बराबर रखा तो हमारे पास यहाँ से x आ गया 6/2 जिसका मान आया 3। ये उसने x की वैल्यू पूछी होती तो हमारा उत्तर कर देते हम 3। बट देखिए उसने सवाल में पूछा है कि 3 की पावर x का मान बताओ। इसका मतलब 3 के ऊपर x की वैल्यू लगानी है। 3x का मान पूछा है तो हम लिखेंगे 3 की पावर 3 और जिसका मान हम जानते हैं कितना होता है 27। 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 9 3 27। दोबारा से देख लेते हैं क्या किया है हमने इस सवाल में स्टार्ट किया है तो 2 की पावर 3 और 2 है, इसमें m और n का नियम लगाया है जिससे 3 गुणा में 2 क्या लिख दिया गया, 6 लिख दिया गया। तो 2 की पावर 6 बराबर में क्या हो गया, 4 की पावर x के बराबर। फिर हमने एक बात ध्यान रखनी है, आधार एक जैसे बनाने की कोशिश करनी है। अगर नहीं है तो बनाओ, अगर है तो अच्छी बात है, फिर नियम लगते चले जाएंगे। इसमें आधार एक जैसे नहीं थे, यहाँ 4 था, यहाँ 2 था और यहाँ पर क्या है 4 की पावर x है। तो हमने 4 को 2 के आधार में तोड़ा है तो 4 को लिख सकते हैं 2 की स्क्वायर और यहाँ पर फिर m और n का नियम लगा तो 2 गुणा में x 2x लिख दिया गया। 2 की पावर 6 बराबर में 2x। अब हम जानते हैं a की पावर m बराबर में a की पावर n कब पॉसिबल है, तभी जब घातें भी क्या हो, बराबर हो। इस वजह से हमने यहाँ पर घात क्या कर दी, बराबर कर दी। 2x किसके बराबर हो गया, देखो यहाँ से 2x बराबर में 6 के हो गया। तो 2 गुणा में था, इधर आया बट्टे में आ गया तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। बस वैल्यू पुट करती जो पूछ रहा था। अगर x का ही मान पूछता तो 3 उत्तर होता, बट उसने पूछा है 3 की पावर x, तो x की वैल्यू पुट की है यहाँ पर और हमारे पास 3 की पावर 3 27 आंसर आ जाता है। एक क्वेश्चन और पढ़ते हैं हम। जैसे जैसे क्वेश्चन आप करोगे इंटरेस्ट जागेगा। मैथ थोड़ा डर जरूर है बट धीरे धीरे इस डर को हम निकाल देंगे। जैसे कि जिसके अभी भी डर है तो पहले 2 क्लास देखिए, पहली और दूसरी, उसके बाद आप तीसरी क्लास में आइए, आपको सुधार मिलेगा, आपको ये चीज़ें समझने में आएगी, मैथ अच्छी लगने लग जाएगी। अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वीडियो थोड़ा लंबा चलेगा, पूरा देखिएगा। और सब्जेक्ट की कोशिश यही रहती है 30 से 35 मिनट में एक चैप्टर कराया जाए। यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा, तो इस वजह से वीडियो आपकी 50 से 60 मिनट की हो सकती है। पूरा वीडियो को देखिए, साथ में मिलकर चलिए, हम सीखते हैं मैथ को, मैथ की धज्जियाँ उड़ा देंगे हम, यूँ ही बोलो। एग्जाम में क्वेश्चन वही आएंगे जो हम पढ़ेंगे, ऐसी तैयारी करेंगे कि आपका सिलेक्शन ज़रूर हो। और ध्यान से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और वीडियो को लाइक किया करो, जिससे थोड़ा कॉन्फिडेंस हमारा बूस्ट हो। चलो अब एक सवाल लेते हैं। 27 की पावर 2x माइनस का 1 बराबर में दे रखा है 243 की पावर 3 के बराबर और उसने पूछा है तब x का मान बताओ, x का मान। देखो अब इस केस में हमारे लिए तो दोनों ही आधार बढ़ाने मुश्किल, क्योंकि 243 27 की कोई पावर नहीं होती है। तो देखो अभाज्य गुणनखंड सोचो, अभाज्य संख्याएं क्या होती है, 2 से स्टार्ट होती है, 2 3 5 7 11।
इसका मतलब जिसमें खुद का भाग जाए और एक का भाग जाए। बट ध्यान रखना एक अभाज्य संख्या नहीं है, ना एक भाज्य है ना अभाज्य। ध्यान रखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, 2 होगी। तो ये जब भी आधार बनेंगे हमारे पास 2, 3, 5, 7, 11 इनके बनने के चांसेस 99% रहते हैं। तो 27 देखो 2 के पहाड़े में आता नहीं है, 3 के पहाड़े में आता है, यहाँ से उठा लीजिए आप। तो 3 की पावर 3 लिखा जा सकता है, 27 को 3 की पावर 3 लिखा जा सकता है। यहाँ पर 2x - 1 है, उसको ब्रैकेट में रखिए ताकि गलती के चांसेस ना हो। अब देखो 243, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं आए तो आप 243 में 3 का भाग दीजिए। 3 का भाग दिया 8 और 1 81 बार गया, फिर 3 का भाग दिया हमने 27 बार गया है, फिर 3 का भाग दीजिए 9 बार जाएगा, और फिर 3 का दीजिए, फिर 3 का, और यहाँ पर तब तक भाग देना है जब तक 1 ना जाए। देखो 3 की पावर 3 5 बार आया है, इसका मतलब 3 की पावर क्या होगी, 5 हमारे पास हो गई। और बाहर कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। ठीक है, तो थोड़ा निकालने का तरीका हम सीख सकते हैं कि 27 को तो 3 गुना 3 गुना 3 लिखते हैं। 243 ना है तो उसको आप भाग दीजिए। अभाज्य संख्याओं से भाग देना मैक्सिमम सही रहता है। तो 3 का भाग देते हुए चले तो हमने देखा 3 5 बार रिपीट हुआ है, तो 3 की पावर क्या हो गई, 5 हो गई आपके पास 243 का मान। अब हम जानते हैं क्या a की पावर m और बाहर n हो, a की पावर m और बाहर n हो तो क्या लिखा जा सकता है, m गुणा में n लिखा जा सकता है। तो अब इस हिसाब से हमारा 5 गुणा में 3 कितना हो गया, 15 हो गया। ये ध्यान रखना है साथियों, मैक्सिमम स्टूडेंट गलत कर देते हैं। अगर 2x - 1 को आपने ब्रैकेट में नहीं लिया तो आप ओनली 3 का गुणा 2 से x से कर दोगे, जो कि गलत है। 3 का गुणा दोनों संख्याओं से होगा। तो 3 को 2x से गुणा किया तो 3 गुणा में 2 6 गुणा में x 6x, माइनस में 3 गुणा में 1 3 हो गया। अब हम जानते हैं आधार वाली बात पढ़ी थी कि जब क्या हो, आधार एक जैसे हो और बीच में बराबर का निशान हो तो घातें भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब 6x - के 3 किसके बराबर होना चाहिए, 15 के बराबर होना चाहिए। इस हिसाब से 6x बराबर में ये 3 माइनस का था, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। 15 और प्लस के 3 कितने हो गए, 18 हो गए। x के साथ 6 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा 18 बट्टा में 6 बराबर में आपका आंसर आ जाता है 3। और देखिए सवाल में क्या पूछा है, x का ही मान पूछा है तो आपका आंसर आ गया 3। दोबारा से देख लेते हैं सवाल को। देखो क्या करना है, सबसे पहले बार बार कहूँगा हमें आधार एक जैसे देखने हैं, अगर नहीं है तो बनाइए भी। 27 और 243 के आधार एक जैसे किए हैं। 27 को लिखा है 3 गुणा 3 गुणा 3, इसका मतलब 3 की पावर 3 लिखा गया है। ऐसे ही 243 को कैसे तोड़ना है या कैसे घातांक में बदलना है हमने यहाँ पर दिखा दिया है। तो हमें पता चला 3 की पावर 5 क्या होता है, 243 होता है, और बाहर इसके 3 है वो की वही है। अब हमने नियम लगाया है a की पावर m गुणा में n का नियम क्या होता है कि ब्रैकेट में और बाहर हो गुणा में घातें तो घातों का गुणा हो जाता है। तो 5 गुणा में 3 15 हो गए, और 3 का गुणा ध्यान रखिए यहाँ 3 का गुणा दोनों के साथ हो रहा है, तो 3 गुणा में 2x 6x हो गए। 3 गुणा में 1 माइनस का था इसलिए माइनस का 3 हो गया। नियम लगा आधार एक जैसे, बीच में बराबर का निशान, तो घाते भी क्या होगी, बराबर होगी। और बराबर किया है और कैलकुलेशन के बाद में आपका x बराबर में 3 आ गया है। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं इसी पर। सवाल है 3 की पावर x प्लस के 8 और बराबर में आ जाता है 27 और 2x प्लस के 1। तब उसने पूछा है x का मान बताइए, x का मान। अब सवाल थोड़े से समझ में आने लग गए होंगे कि हमें क्या खेल है, बस आधार एक जैसा करना है। क्या 27 3 के जैसा है, नहीं है तो बनाओ भाई। हमने लिखा 3 की पावर x प्लस के 8 और 27 को क्या लिखा, 3 की पावर 3 क्या होता है, 27 होता है। ध्यान रखना अगर बाहर 2 हो अलग अलग बीच में प्लस माइनस तो उसको ब्रैकेट में दो ताकि आपकी गलती के चांसेस ना रहे, इसलिए 2x प्लस 1 को हमने ब्रैकेट में दिया है। आधार अब एक जैसे हो गए हैं। अब हमने नियम लगाते हुए m और n का m गुणा में n कर दिया है। 3 गुणा में 2x 6x और 1 गुणा में 3 3 लिख दिया है।
अब देखिए आधार एक जैसे हैं, बीच में बराबर का निशान है, तो हमारी घातें भी क्या होगी, बराबर होगी। तो x प्लस के 8 किसके बराबर, 6x प्लस के 3 के बराबर रहेगा। तो जब अब हम देखते हैं कि 8 को यहीं रखा है, 3 प्लस का था इधर लेकर के आए तो माइनस का हो गया। यहाँ पर 6x है, यहाँ से क्या किया है, x इस वाली साइड वाले को यहाँ पे ले आए, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, तो माइनस का x लिख देंगे। हमारे पास मान आया 5x बराबर में किसके, 5 के। x गुणा में था, 5 गुणा में है, इधर आएगा भाग में आ जाएगा, तो x बराबर में 5/5 आपका मान क्या आ जाता है, 1 मान आ जाता है। वापिस से देख लेते हैं क्या किया है। सबसे पहले हमने क्या किया है कि आधार एक जैसे बनाने की कोशिश की है। तो 27 को हमने क्या लिखा, 3 की पावर 3, और फिर यहाँ पर नियम लगा दिया a की पावर m और बाहर n का m गुणा में n। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर के 6x प्लस के 3 आ गए। फिर नियम हमने लगा दिया a की पावर m और बराबर में हो a की पावर n। आधार एक जैसे हो, बीच में बराबर हो, तो घातें भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इस नियम से हमारे पास आ गया x प्लस 8 किसके बराबर, 6x प्लस के 3 के बराबर। संख्या एक साइड ली है, x एक साइड लिया, तो हमारे पास आ गया 5 बराबर में 5x। x के साथ 5 गुणा में है, इधर आएगा तो वो भाग में हो जाएगा, तो 5/5 भाग देने पर 1 आ जाता है। अब एक सवाल और करते हैं इसी प्रकार का, आगे चलते हैं आपसे सवाल बढ़िया अच्छे सवाल बनाते हैं। आज एक और सवाल करते हैं। 3 की पावर 2 और फिर है 6 और फिर बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं और यहाँ पर दे दिया 5 बराबर में 9x। तो उसने पूछ लिया है x का मान बताए, x का मान। हमें क्या करना है, वही a की पावर m और बाहर n का नियम लगाते हुए चलना है। तो यहाँ से हमारा मान आया है, देखो या तो जिसको पता हो तो इन सभी का गुणा हो जाएगा, 2 गुणा में 6 गुणा में 5, और नहीं पता है तो क्रम से चलते चलो। देखो इन दो के बीच में हमने नियम लगा दिया, a की पावर m और n। तो क्या लिखा जा सकता है, m गुणा n लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, m गुणा n लिखा जा सकता है। इसको क्या, a की पावर m गुणा में n लिखा जा सकता है। तो यहाँ से 3 की पावर 2 गुणा में 6 12, ऐसे कर सकते हो आप, और वरना डायरेक्ट लिख सकते थे 6 दूआ 12 5 60। कोई बात नहीं, जिसको बिल्कुल नहीं आता है उनके लिए भी ये वीडियो है, तो एक लाइन बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी तो हम मैथ हो जाएगी सीख लेंगे, ज़रूरी नहीं शॉर्टकट नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होनी ज़रूरी है। दोबारा से यही नियम हमने लगाया, a की पावर m और बाहर n हो, तो 12 5 60 हो गया। 3 की पावर 60 बराबर में 9 की पावर x। अब हमने देखा कि जब भी हमें पता है आधार एक जैसे करने ज़रूरी है, तो हमने लिख दिया है 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और बाहर है x, तो 3 की स्क्वायर 9 ही तो होता है। तो हमारे पास यहाँ से मान क्या आया, 3 की पावर 60 किसके बराबर, 3 की पावर 2x। mn का नियम लगा, और ये कब बराबर होता है, हमने पढ़ते हुए आ रहे हैं बार बार कि a की पावर m और बराबर में हो a की पावर n। ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास क्या हो, m बराबर हो n, घातें बराबर हो। इस से 2x बराबर में क्या आ गया हमारे पास, यहाँ से 60 आ गया। तो x बराबर में क्या रहा हमारा, 60/2, 30 आपका फाइनल आंसर आ गया है। ठीक है, आज के लिए इस घातांक और करने के इतने सवाल मैं समझता हूँ काफ़ी रहेंगे। MCQ कल लेकर के आएंगे, जिससे अपनी प्रैक्टिस और अच्छे शानदार हो जाए। एक कल जो सेकंड क्लास है उस पर आधारित सवाल करते हैं, अच्छा सवाल रहेगा। जो कल की एक क्लास आपके पास आ चुकी है या क्लास सेकंड है जो मैथ की, उस पर मैंने एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था। मैंने कहा था ये महत्वपूर्ण रहता है, आप ज़रूर अच्छे से पढ़ना। जिसने वीडियो नहीं देखा है वहाँ से वीडियो देख करके फिर इस सवाल को कर सकता है। अच्छा सवाल रहेगा, सवाल पूछ लिया जाए कि √3 और फिर दे दिया जाए √3, एक बार और दिया हुआ है, इसका मान पूछा हुआ है एक बार पेपर में कि ये किसके बराबर होगा।
तो हमें सॉल्यूशन याद करा देता हूँ। मैंने ये नियम बताया था आपको कि इन्फिनिटी तक चलता है तो आपका 3 ही उत्तर होता, बट कहीं जा कर के रुक जाता है तो हमें वो अंक लिखना है और हमें क्या पढ़ना है, 2, 4, 8, 16, 32 और 64। जो संख्या आई है उसको नीचे लिखो, ऊपर उससे एक कम हो जाएगा तो आपका आंसर बनता है 3 की पावर 63/64। महत्वपूर्ण रहेगा तो ज़रूर देखिएगा ये सवाल। और आज का इस चीज़ पर जो घातांक करने का नियम है उस पर एक सवाल करते हैं, इसी पैटर्न पर जो आपको चल रहा है इसी पैटर्न पर सवाल करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा इस सवाल को, अंतिम सवाल, इस टॉपिक का अंतिम सवाल करते हैं। फिर घातांक करने के बाद में हम छोटे मोटे भाजकता के नियम पढ़ लेंगे और कल इन दोनों पर ही MCQ कर लेंगे। देखो अच्छा सवाल रहता है कि √7 और ये चलते जा रहा है, ये किसके बराबर है, 343 की पावर दे दी है इसने, y-1 के बराबर है, y-1 के बराबर है। अगर ऐसा है तो आपको बताना क्या है, तो y का मान बताइए, y का मान पूछा है। बेहतरीन सवाल है। जिसको ये पता है कि √7 मल्टीप्लाई में इन्फिनिटी तक चलता है तो क्या मान होता है, उससे ही सवाल सोल्व होगा, वरना ये घातांक करने का सवाल उसके लिए आफत बनकर आने वाला है भाई। देखो हमें क्या करना है, हमने पढ़ा है सेकंड क्लास में कि √7 गुणा में √7 और ये इन्फिनिटी तक चलती है एक ही संख्या, तो इसका मान सदैव 7 होता है। अब हम जानते हैं यहाँ पर जो दिया गया है वैसा का वैसा लिख लीजिए। अब हमारा सिंपल घातांक का नियम वाले सवाल बन गए। हम जानते हैं इसके लिए हमें क्या करना है, आधार एक जैसा करना है। जिसको नहीं पता हो कि 343 7 की पावर 3 होती है तो वो निकाल सकता है। कैसे, 343 में 3 का भाग जाएगा नहीं, 5 का भी नहीं जाएगा, तो अभाज्य संख्या से भाग देना 7 का, तो अब आपके पास में आएगा 49। फिर 7 का और दीजिए 7, फिर 7 का 1, तो ये आपके पास 7 की पावर 3 हो जाएगी। और बाहर जो भी संख्या अगर प्लस माइनस में 2 दी हुई हो तो उसको ब्रैकेट में बंद कीजिए। तो यहाँ से आ गया अपने पास 7 की पावर 1 बोला जा सकता है 7 को, और ये मान आ गया अपने पास में 3y और माइनस का 3 का दोनों के साथ गुना होगा। तो हमारे पास आगे चलने पर मान क्या आ जाएगा, ये नियम लग जाएगा a की पावर m और बराबर में है 1 की पावर n। ये कब पॉसिबल है, जब m किसके बराबर हो, n के बराबर। इसका मतलब घातें बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से हमने घात बराबर कर दी, 3y माइनस के 3 किसके बराबर, 1 के बराबर। तो यहाँ से 3y बराबर में क्या आया अपने पास में, माइनस का 3 इधर आकर 1 के साथ जुड़ गया और y बराबर में आ गया आपके पास 4/3। और यही पूछा था, बेहतरीन सवाल रहेगा। जिसको नहीं पता कि √7 गुणा में √7 इन्फिनिटी तक चलता है तो उसका मान 7 होता है, तो नहीं होगा। और ध्यान रखना 7 है ओनली, तो उसके ऊपर सदैव पावर क्या रहेगी, 1 रहेगी। अब हमने क्या किया, देखिए यहाँ से 7 लिखा है और सवाल में जो दिया है वही किया है। अब हमने देखा कि आधार एक जैसे करना स्टार्ट किया, तो 343 को हम लिख सकते हैं 7 की पावर 3। और अगला नियम हमने लगा दिया यहाँ पर कि a की पावर m और बाहर n हो तो क्या किया जाता है, घातों का गुणा किया जाता है। इस वजह से 3 गुणा में y 3y और 3 गुणा में माइनस का 1 माइनस के 3 यहाँ पर आ गया है। अब नियम लग गया a की पावर m और बराबर में, देखो क्या है, आधार एक जैसे हैं और बीच में बराबर का निशान है, तो सदैव घातें भी बराबर होगी। इस वजह से 3y माइनस के 3 किसके बराबर होंगे, जो इस 7 की पावर 1 ऊपर वाले 1 है, इसका मतलब उस 1 के बराबर होंगे। घातें बराबर कर दिए। करने के बाद में ये माइनस का 3 था जो कि इधर आएगा 1 के साथ, तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 1 प्लस के 3 4 हो जाता है। और y के साथ 3 गुणा में था, इधर आएगा तो क्या आ जाता है, भाग में। तो 4 के बट्टे में या भाग में 3 आ गया है। तो आपका y का आंसर क्या आ गया, 4/3 आ गया। तो ये है आपके अभी घातांक के नियम। तो इन पर MCQ नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। आप अच्छे से देखिए, और कोई भी आपको दिक्कत आ रही है तो उसको नोट डाउन कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, फ़ोटो भेज दीजिए। मैं उस पर और वापस कल के में जब हम MCQ करेंगे तो वो इंक्लूड करके आपको ज़रूर अच्छे से समझा दूंगा। अब हम इसके आगे चैप्टर को एक और कर लेते हैं, ताकि कल 2
चीज़ों के या 2 कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन किए जा सके, एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज हम अब पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं आपके भाजकता के नियम। क्या पढ़ना है? भाजकता के नियम। कहा जाता है जिसको ये आएगा तो उसकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है, ध्यान रखना। और मैथ में महत्वपूर्ण योगदान देगा ये आपकी मैथ सुधारने में भी और आगे के चैप्टर को समझने। तो भाजकता के नियम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर वालों के लिए मैं एक चीज़ लिख देता हूँ जिससे सवाल आएगा, पक्का आएगा। देखो हमेशा ध्यान रखना, ये कहलाएगा भाजक, जिसमें आप भाग दे रहे हो वो कहलाता है भाज्य, और जो आपका रिजल्ट निकला है उसको बोला जाता है भागफल। अगर पूरा भागफल पूरा जाता है तो शेषफल वहाँ पर उस केस में जहाँ पर जो पहली बार भाग जाएगा तो यहाँ जो बचेगा वो शेषफल होता है। अगर शेषफल 0 आता है तो याद रखिए भाजक बराबर में भाजक गुणा भागफल क्या होता है? भाज्य के बराबर होता है। और सदैव एक बात इसमें लिखने लायक बात रहेगी, जो भाजक होगा वो सदैव ही शेषफल से बड़ा होगा, या लिख सकते हैं हम कि शेषफल सदैव भाजक से छोटा होगा, भाजक से छोटा होगा। अब सवाल किस पैटर्न पर आएगा? सवाल आएगा कि भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल में क्या रिलेशन है। ध्यान रखना, इनके रिलेशन पर आएगा तो सदैव ध्यान रखना भाजक और गुणा में क्या रहेगा? आपके भागफल रहेगा। भाजक गुणा में भागफल और प्लस में आ जाए शेषफल, तो ये रिजल्ट निकाल करके हमको देगा, वो आएगा आपका सदैव भाज्य। वो संख्या आ जाएगी जिसमें हम भाग दे रहे थे। तो ये महत्वपूर्ण रहेगा आप लोगों के लिए, नियम या सूत्र बोल सकते हो कि भाजक गुणा में भागफल प्लस का शेषफल सदैव क्या होता है? भाज्य के बराबर होता है। अब सीखते हैं भाई कैसे। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहीं पर हम, कि छोटा सा ही एग्जाम्पल ले, मान लो 35 ले लिया है, 7 का भाग दिया है, 36 ले लेते हैं, आपको पता चले कि यहाँ शेषफल 0 नहीं है। तो 7 5 35 हम जानते हैं, और ये क्या लिखा जाता है? 1 लिखा जाता है। तो देखो अब प्रूफ करते हैं। देखो 7 और 5, 7 क्या है? भाजक है, 5 क्या है? भागफल है, और 1 क्या है? आपका शेषफल है। करके देखिए, पहले गुणा सोल्व किया जाता है, 7 5 35 और 1 36। क्या 36 बीच का भाज्य है? तो ये नियम कहता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस सूत्र पर ही फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जहाँ पर इन 4 में से 3 के मान देगा और 1 का मान पूछ लेगा, तो भाजक गुणा भागफल और फिर प्लस में शेषफल होता है, तो ये सदैव भाज्य के बराबर होता है। अब पढ़ते हैं भाजकता के नियम। अब पढ़ रहे हैं हम भाजकता के नियम। सबसे पहला नियम हम पढ़ते हैं 2 से भाजकता। 2 से भाजकता कि 2 का किन संख्याओं में भाग जा सकता है। सदैव याद रखना, किसी भी संख्या के अंतिम अंक, संख्या के अंतिम अंक क्या हो? 0 2 4 6 और 8 हो, तो वो संख्या सदैव ही 2 से भाज्य होगी, या 2 का भाग उसमें जाएगा। तो 2 का भाग किस में जाएगा? उस संख्या में जाएगा जिसका अंतिम अंक क्या हो? 0 2 4 6 8 हो। जैसे कोई भी संख्या हमने उठा ली, तो देखो अंतिम अंक या इकाई का अंक क्या हो? इन 4 5 में से होना चाहिए, 0 2 4 6 8 में, या सम संख्या होनी चाहिए, तो वो सदैव 2 से भाज्य होगा। भाग देख करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा नियम रहेगा 3 से भाजकता। इंपॉर्टेंट लगा लेना, 3 से भाजकता कि कोई संख्या 3 से भाज्य है या नहीं है, वो चेक करते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं देखना, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग में 3 का भाग जाए। संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाए तो वो संख्या सदैव 3 से भाज्य होगी। भाग जाए बोल सकते हो, या अंकों का योग जो है,
अंकों का योग जो है वो 3 का गुण, जो दोनों ही बातें होती है। देखो संख्या का टोटल करो, अगर उसमें 3 का भाग चला जाए तो वो 3 से भाज्य होगी, या 3 का गुण जा जाए। जैसे में हम संख्या देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिखा 36, तो हमें क्या करना है, सिर्फ संख्या को जोड़ना है, अंकों को जोड़ना है। 6 और 3 9। क्या 9 में 3 का भाग जाता है? हाँ जाता है, तो वो 3 से भाजकता है। या दूसरी बात देखो, क्या 9 3 का गुणज है, मतलब गुणा में आ रहा है? हाँ आ रहा है, तो ये संख्या 3 से भाज्य होगी। ऐसे ही एक और चेक कर लेते हैं, मैं दे देता हूँ 5 4 2 6 और बस इतना ही। आपको चेक करना है क्या ये 3 से भाज्य है। हमें पूरी संख्या में 3 का भाग दे के नहीं देखना, हमें क्या करना है, उनके अंकों को जोड़ना है, हमें उनके अंकों को जोड़ना है। देखो जोड़ते हैं तो 5 4 9, 9 और 2 11, 11 और 6 17। क्या 17 3 के पाड़े में है? नहीं है, तो ये संख्या आपका 3 से भाज्य नहीं होगी। अगर आपके पास ये भी जोड़ बड़ा आ जाए तो इसको भी दोबारा जोड़ दीजिए, 1 प्लस के साथ 8, 8 3 के पाड़े में आता नहीं है, तो ये संख्या क्या है, भाज्य नहीं होगी। तो ये हमें चेक करने का तरीका रहेगा। फिर तीसरे नियम पर चलते हैं हम, कि कोई संख्या 4 से भाजकता का नियम पढ़ देते हैं कि 4 से भाग जाता है कि नहीं जाता। तो 4 से भाजकता, 4 से भाजकता का नियम कहता है कि संख्या के अंतिम 2 अंक में ही चेक करो भाई। तो संख्या के अंतिम 2 अंक, संख्या के अंतिम 2 अंक क्या हो, 0 0, या क्या हो अंतिम 2 अंक में 4 का भाग जाए बस, तो वो सदैव संख्या 4 से भाज्य होगी। या अंतिम 2 अंक में 4 का भाग जाए, तो वो संख्या 4 से भाज्य होगी। एग्जाम्पल के तौर पर हम उठाते हैं, कोई भी संख्या लिख लेना आप, हमें कुछ नहीं देखना, हमें अंतिम अक्षर देखना है। देखो 84 में 4 का भाग देके देखिए पूरा जाता है, तो ये संख्या 4 से भाज्य होगी। ऐसे ही कोई संख्या आ जाती है 9 2 5 6 और 0 0, तो अंतिम 2 अंक अगर 0 0 है तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, वो सदैव संख्या 4 से भाज्य होगी। अगला नियम पढ़ते हैं, 5 से भाज्य, 5 से भाजकता। 5 का पढ़ा सभी को आता है, 5 एकम 5, 5 दूआ 10, फिर 15, फिर 20। इसका मतलब अंतिम अंक 0 और 5 ही आता है। देखो 5 फिर 10 फिर 15 फिर 20, तो देखो अंतिम अंक 5 0 5 0 फिर 5 फिर 0। तो ये 5 के भाजकता का नियम कहता है क्या, कि संख्या के अंतिम अंक, संख्या के अंतिम अंक क्या हो, संख्या के अंतिम अंक 5 या क्या हो 0 हो, सदैव 5 से भाज्य होगी संख्या, या उसमें सदैव 5 का भाग जाएगा। फिर है 6 से भाजकता का। अगर 6 का नियम सीख लेते हैं तो आपके रेलवे, एसएससी और राजस्थान के प्रत्येक पेपर में सवाल आएगा, तो 6 के कॉन्सेप्ट पर आप सारे सवाल कर सकते हो। तो 6 से भाजकता इंपॉर्टेंट रहती है, सीख लेना भाई। देखो 6 को किस में तोड़ सकते हो, 6 को आप लिख सकते हो, क्या लिखा जा सकता है 6 को, 2 गुणा 3। इसका मतलब जिस संख्या में 2 का नियम भी लग जाए, क्या लग जाए, 2 का नियम भी लगे और 3 का नियम भी लगे, और कैसे लगे, दोनों साथ में लगे। ध्यान रखना, अकेले का नहीं लगना चाहिए, दोनों के नियम लगे, दोनों के साथ में लगने चाहिए, तो वो संख्या सदैव 6 से भाज्य होगी। चेक करते हैं, कोई भी बड़ी संख्या हमने लिख ली 6 और 4, ठीक है। अब देखो हमें क्या देखना है, पहले 2 का नियम देखना है, क्या 2 का नियम लग गया, अंतिम अंक 0 2 4 6 8 में होना चाहिए, है भाई 4, 2 का नियम भी लग गया। अब 3 का नियम लगना है, अगर ये भी लग जाता है तो वो पक्का किससे होगी, 6 से भाज्य होगी। 3 का नियम क्या कहता है कि इनका टोटल करो भाई, 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 और 4 15। अगर आपको फिर भी नहीं पता तो 15 को दोबारा जोड़ लो, 1 प्लस के 5 6, जो कि क्या आता है 3 के पाड़े में आता है या 3 से भाज्य है। तो 2 और 3 दोनों नियम साथ में लग जाए तो सदैव संख्या क्या होगी, 6 से भाज्य होगी। महत्वपूर्ण रहेगा। ऐसे ही 72 आ जाए तो हम क्या करेंगे, 9 का और 8 का नियम देखेंगे। तो हर संख्या अगर किसी गुणा में है तो वो दोनों से भाग जानी चाहिए, तो वो खुद से भी भाजित होगी, यूं पढ़ा जाता है।
अब पढ़ते हैं अपने आगे का नियम। 5 पढ़ लिया, 6 पढ़ लिया, 7 को आप नॉर्मल सोल्व कर लेना, थोड़ा टेढ़ा नियम है, अभी उस पर हम नहीं प्रैक्टिस करते। हम चलते हैं 8 से भाजकता। 8 से भाजकता की बात करते हैं। देखो 3 और 9 का, 4 और 8 का आपस में संबंध सा दिखता है। 8 से भाजकता क्या कहता है कि संख्या के अंतिम 3 अंक, संख्या के अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक, 4 के लिए अंतिम 2 अंक की बात हो रही थी, यहां पर अंतिम 3 अंक की बात कर रहे हैं। अंतिम 3 अंक क्या हो, 0 0 0 हो, या क्या हो कि अंतिम 3 अंक में 8 का भाग जाए, अंतिम 3 अंक में 8 का भाग जाए, तो वो सदैव संख्या क्या होगी, 8 से भाज्य होगी या 8 का भाजकता सिद्ध करेगी भाई। फिर चलते हैं 7 नंबर, और मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही रहेगा 9 से भाजकता का नियम। 9 से भाजकता, और एक रहता है 11 से भाजकता। मोस्ट इम्पोर्टेंट रहते हैं दोनों ही। एग्जाम में, रेलवे में यहीं से प्रश्न उठेगा, और आपके राजस्थान के प्रत्येक पेपर में यहाँ से सवाल मिलेगा, पक्का मिलेगा आपको। तो 9 से भाजकता क्या कहती है, 3 की कॉपी है, क्या करना है, संख्या के अंकों के योग में अगर 9 का भाग जाए तो वो संख्या सदैव 9 से भाज्य होगी या 9 का भाजकता का नियम सिद्ध करेगी। भाग जाए बोल सकते हो, या जो टोटल किया है वो क्या है, 9 का गुण जाए। जैसे संख्या 9 का पढ़ा ही पढ़ के देखते हैं। देखो आपने देखा होगा, बच्चे सिखाते हैं कि 0 से लेकर के 9 तक लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, और फिर कहते हैं उल्टा लिख दो इसी को, 0 से ऊपर तक लिखते हुए चलो, 0 1 2 3 ऐसे लिखते हुए चलते हैं, तो ये आपके पास क्या बन जाता है कि 9 का पहाड़ा बन जाता है, 9 का पहाड़ा बन जाता है। अभी हमने भाजकता के नियम में क्या कहा, अंकों का योग करके देखो, 0 और 9 9, 1 और 8 टोटल करोगे 9, 2 और 7 का टोटल करिए, क्या यार 9, प्रत्येक अंकों का टोटल करोगे तो 9 ही बनता है। तो 9 का भाजकता का नियम यही तो कह रहा है कि संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग जाए, या क्या हो वो योग 9 का गुण जो, तो वो सदैव संख्या 9 से भाज्य होगी। उदाहरण करते हैं, एक एग्जाम्पल करते हैं कि मैं लिखता हूँ 4 5 2 7 8 और पूछ लेता हूँ क्या ये संख्या 9 से भाज्य है। तो हमें सिर्फ यही चेक करना है, 4 + 5 + 2 + 7 + 8, भाग दे करके नहीं देखना, यूँ तो लिख रहे हैं, वहाँ तो माइंड में ही कैलकुलेशन कर लोगे आप। 5 4 9 9 2 11, 11 7 18, 18 और 8 26 होता है, 18 और 8 26। तो ये आपके 9 का भाजकता का नियम नहीं होगा। दोबारा से और जोड़ देना, और क्या होता है 8। तो हमारे पास ये वाली संख्या क्या है, 9 से भाज्य नहीं है। सवाल क्या बन करके आएगा पेपर में, या तो देगा, रेलवे के पेपर में दिया था एक बार के लिए कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 से भाज्य नहीं है, तब प्रत्येक चारों को भाग नहीं दे करके देखना था, हमें टोटल देखना था। जिसका टोटल में 9 का भाग नहीं जा रहा है वो आपका आंसर होता। अब आपके पेपर में यूँ पूछा जा सकता है कि 8 5 4 3 और स्टार में 7 दे दे और कहे कि ये 9 से पूर्णतः भाजित संख्या है, पूर्णतः भाज्य है। तो स्टार का मान बताइए, ये सवाल बन जाता है। तो जिसको आता है वो तो इस कॉन्सेप्ट से करेगा, बाकी बच्चे ऑप्शन उठा कर रख करके करेंगे, आंसर सभी निकाल लेंगे, बट वो 4 बार मेहनत करेंगे और आप 1 बार मेहनत से ही ये सवाल हो जाएगा। हमें क्या देखना है, संख्याओं का टोटल देखना है। टोटल करके देखो, 8 5 13, 13 4 17, 17 और 6 आपका हो जाता है 23, 23 और 7 30। अब 30 में कुछ जोड़ना है, दोबारा से टोटल देख लीजिएगा अच्छे से। 8 5 13, 4 17, 17 और 3 20, 20 और 7 27, सॉरी 8 5 13, 13 4 17, 17 और 3 20, 20 और 7 27 हमारा टोटल आया, और साथ में क्या है, स्टार है। तो खुद बताओ 9 के पहाड़े में 27
आता है, 9 के पहाड़े में क्या आता है, 27 आता है। इसका मतलब स्टार की वैल्यू क्या रखेंगे हम, एक तो रहेगी आपकी शून्य। अगर न्यूनतम मान पूछ लेता है तो शून्य, देखो 27 में शून्य जोड़ोगे मान आ जाएगा 27, तो न्यूनतम मान पूछे तो शून्य हो गया। अगर अधिकतम मान पूछे तो 27 के बाद में क्या आता है, 9 चौके 36 आता है। तो क्या जोड़ सकता हूँ, स्टार की जगह मैं रख सकता हूँ 9, तो ये 36। तो न्यूनतम मान तो आपका आ जाता है शून्य, अधिकतम मान पूछ ले तो आ जाएगा 9। तो ये अच्छा सवाल बन जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है कि 9 का ये नियम पक्का आने के चांस रहेंगे। 10 का पढ़ाने की जरूरत है क्या, खुद बताइए आप। 10, 20, 30 पढ़ा यही तो चलता है। इसका मतलब किसी भी संख्या का अंतिम अंक क्या है, अगर 0 है तो वो सदैव 10 से भाज्य होगी। आज का अंतिम नियम हम पढ़ लेते हैं, 11 से भाजकता का नियम। 11 से भाजकता का नियम, 11 से भाजकता का नियम। अच्छा महत्वपूर्ण रहेगा। मैं 9 और 11 को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोलता हूँ, और कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है आपको। सुनिए मेरी बात, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है तो आप 6 का याद रखना, वो सभी पर कॉन्सेप्ट लगेगा कि 6 क्या होता है, 2 3 का गुणा, तो ऐसे ही 72 क्या होता है, 9 8 का गुणा। तो 9 और 8 का जिसमें भाग जाता है उसमें दोनों का जाता है, तो वो सदैव 72 का भी भाग जाएगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखना। तो 11 से भाजकता का नियम के लिए सदैव याद रखना है हमें कि जो सम स्थान पर संख्याएं हैं, सम स्थान पर अंकों का योग आगे पीछे कैसे लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। विषम स्थान पर अंकों का योग, इनकी बात करते हैं कि सम स्थान पर जो भी अंक है उनको जोड़ो और विषम स्थान पर जो भी अंक है उनको जोड़ो। अगर इनका अंतर शून्य हो या क्या हो, 11 का गुणज हो, 11 का गुणे में संख्या मिले, तो वो सदैव ही संख्या क्या होगी, 11 से भाज्य होगी। कैसे, इस पर चर्चा करते। देखो सम स्थान विषम स्थान की बात करें तो क्या मैं कॉन्सेप्ट कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे में हमने एग्जाम्पल के तौर पर उठाया है 1 3 3 और 1। देखिए यहाँ पर ये 1 नंबर पर बैठा है, ये 2 पर बैठा है, ये 3 पर और ये 4 पर। हम जानते हैं सम संख्याएं होती है 2 4 6 8 10 यूं। विषम संख्याएं हैं 1 3 5 7। इसका मतलब सम स्थान और विषम स्थान के अलग अलग अंकों पर जो बैठे हैं उनकी चर्चा हो रही है। तो ये पहले पर बैठा है तो उसको जोड़ो 3 से, ऐसे उसको आगे जोड़ो 5 से, यूं करना है हमें। तो देखो सबसे पहले हमने उठाया सम स्थान वाले, ये सम स्थान पर है 3, उसके बाद में सम स्थान कौन सा है, 2 पर है, ये आगे 4 पर, उसके बाद में हमने उठाया 1। और यहाँ पर घटाने में क्या लिया गया है, देखो विषम स्थान क्या है, 1 पर ये है, 3 पर 3 है, 1 प्लस में 3। अब देखो 4 माइनस के 4, अंतर क्या आया, शून्य आता है, तो वो सदैव संख्या 11 से भाज्य होगी। करके देख लीजिए 1 3 3 1, 11 का भाग दिया एक बार, 11 का आपने फिर भाग दिया, आपके पास आता है 11 दूआ 22, और यहाँ से बचा अपने पास में 1, फिर 1 और, ये लीजिए पूरा पूरा भाग जाता है। ये हमने चेक कर लिया। तो यही है, जिसको ये चीज़ ना याद हो आप सिंपल लीजिए, जैसे में हम कोई संख्या एक बार के लिए उठाते हैं, सही उसको सवाल को वापस बना लेंगे, अगर नहीं बनता है तो एक बार के लिए लिख लेते हैं अपने। देखो हमें क्या करना है कि कोई भी अंक पकड़ो, हमने 3 पकड़ा तो बीच का अंक छोड़ करके टोटल करते हुए चलो 8, फिर बीच का अंक छोड़ दो, फिर टोटल कर लो 7। तो हमें क्या लिखना है, 3 8 7। ये याद रख लेना, ना सम याद रहे ना विषम याद रहे, तो ये याद रखो जो अंक पकड़ा है उसके बीच का एक एक अंक छोड़ते हुए जोड़ते हुए चलो। 3 को पकड़ा तो बीच का अंक 5 छोड़ दिया 8, फिर 8 को 7, इनका टोटल कर लो, फिर जो नीचे बचे हुए उनका टोटल कर लो। कैसे, जो बच गए उनको नीचे घुमाते हुए चलो, 5 और 9 जोड़ दो। अगर इनका टोटल, इनके अंतर शून्य आता है या 11 का 11 22 33 आता है, तो वो सदैव संख्या 11 से भाज्य होगी, वरना नहीं होगी। ये देखो 7 और 3 10 और 8 18, 18 में से हमने क्या घटाया, 9 और 5 14, हमारा अंतर क्या आया, 4 आया, जो कि शून्य भी नहीं है और 11 भी नहीं है। तो ये संख्या क्या होगी, 11 से भाज्य नहीं है। यही नियम कहता है 11 का भाजकता का नियम। तो आज हमने क्या पढ़ लिया
कि 2 से भाज्य होगा तो क्या याद रखना है, संख्या का अंतिम अंक क्या हो, 0 2 4 6 0 2 4 6 8 हो तो 2 से भाज्य। 3 का नियम क्या कहता है, संख्या के अंकों के योग में अगर 3 का भाग जाता है तो सदैव संख्या 3 से भाज्य। 4 का नियम कहता है संख्या के अंतिम 2 अंक 0 0 या अंतिम 2 अंक में क्या जाए, 4 का भाग जाए। 5 का नियम क्या कहेगा, अंतिम अंक 0 हो या हो 5 तो सदैव 5 से भाज्य। 6 का नियम कहता है जिसमें 2 और 3 दोनों के नियम साथ में लगे तो 6 से भाज्य। 8 का नियम कहता है संख्या के अंतिम 3 अंक 0 हो या अंतिम 3 अंक में 8 का भाग जाए, सदैव संख्या 8 से भाज्य होगी। फिर 9 का नियम क्या कहता है, संख्या के अंकों के योग में अगर 9 का भाग जाता है तो सदैव संख्या क्या होगी, 9 से पूरा भाग जाएगा। ऐसे ही 10 का नियम अंतिम अंक क्या हो, 0 हो तो 10 से भाज्य। 11 का नियम क्या कहता है कि संख्या सम स्थान पर अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर क्या हो, 0 हो या क्या हो, 11 का गुणज हो तो वो सदैव संख्या 11 से भाज्य होगी। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर में आया हुआ है L1 के पेपर में कि यदि किसी संख्या के अंकों की सम संख्याओं में पुनरावृत्ति होती है, क्या लिख रहा हूँ मैं बात, यदि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पक्का अच्छे से सीखना। यदि किसी संख्या, या तो वो लिख करके सवाल में दे ही देगा और वरना आपको भाषा में देगा, भाषा में आएगा तो ये आएगा, यदि किसी संख्या के अंकों की सम संख्याओं में पुनरावृत्ति हो रही हो, पुनरावृत्ति हो तो वह संख्या 7 11 13 और 37 से विभाज्य होगी। महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, पेपर में भाषागत राजस्थान के पेपर में पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर वो सवाल में ये दे सकता है कि कोई संख्या है, एक के दे देगा आपको 6 बार, एक के क्या दे देगा, 6 बार दे देगा, और कह देगा एक संख्या है 3 3 3 3 3, यह किस अंक से विभाजित होगी, ऑप्शन में दे देगा 7, फिर दे देगा 11, फिर दे देगा 13 और अगले ऑप्शन में दे देगा 7 11 13 तीनों से। तो ध्यान रखना 7 11 13 और 37 से विभाज्य होगी। महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। तो आज हमने पढ़ लिया है क्या, वास्तविक संख्याओं के घातांक नियम और भाजकता के नियम। नेक्स्ट वीडियो पर हम इनके MCQ कर लेंगे, तो थोड़ा इस वीडियो को आराम से 2 बार देख लीजिएगा ताकि कल जो MCQ की क्लास लेकर आएँ तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिले। वीडियो कैसे लग रहे हैं अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिएगा, देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और मन लगा करके तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।